हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ लेकर आते हैं। तो हम लोग आपके पास ऑपरेशन रिसर्च का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको स्टेप्स बताए थे जिसमें आपको इनिशियल बेसिक टेबल बनाना पड़ता है, जिसके लिए आप तीन में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इस्तेमाल करें या लीस्ट कॉस्ट मेथड इस्तेमाल करें या वोगल मेथड इस्तेमाल करें। असलियत में वो मेथड बाद में आपको आगे लेकर जाते हैं। आपको ऑप्टिमलिटी चेक करनी है। वहां पे लिखा हुआ था इनिशियल बेसिक टेबल बनाओ, यहाँ लिखा होता है सॉल्व। तो इसका मतलब ये होता है कि आगे भी आपको काम करना है, यानी ऑप्टिमलिटी चेक करनी थी। जो आपने इन तीनों मेथड से आंसर निकाला वो सही भी है या नहीं है, वो ठीक है, करेक्ट है, यानी उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो उस वेरिफिकेशन को कैसे करते हैं वो प्रोसेस हम आपको बताएंगे। यानी अब देखिए, इसके आगे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आप इस क्वेश्चन को पहले तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सॉल्व करिए, लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करिए, या फिर गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करिए। क्योंकि ये दोनों मेथड बहुत आसान है, हमने आपको वीडियो डाला है, हम इसे गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पर मर्जी आपकी, आप इन तीनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन। सॉल्व करने के बाद हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि ऑप्टिमलिटी कैसे चेक करते हैं। राइट, अगर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो जनरली ऑप्टिमलिटी आपको चेक करनी ही पड़ती है। हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हमने विभा क्लासेस में 10th 11th और 12th के कॉमर्स सब्जेक्ट की सभी तरीके की वीडियोस डाल रखी है। तो अगर आपको जरूर लगे तो आप उसे जरूर चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर। चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। देखिए, डिमांड जो आपके पास है वो आपके पास बन रही है 31, और ये आपके पास जो सप्लाई है ये भी आपके पास कितनी बन रही है 31। तो ये बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। चलिए, सॉल्व करने के लिए हम किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसमें कौन सा चूज कर रहे हैं, गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ मेथड होता है। तो उसकी प्रैक्टिस और हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो सबसे पहले गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए बना लेते हैं अपना टेबल। तीन रोज है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और तीन कॉलम्स है हमारे पास, ए, बी और सी। राइट, ये जो डेटा ऊपर है इसे हम पूरा का पूरा एज इट इज लिख रहे हैं, 641 641, और ये 6 बाहर लिख दिया टेबल से। ये डिमांड है आपके पास 992, ये डिमांड हमने बाहर लिख दी। दैट इज 486, ये 15 हमने बाहर लिख दिया। सिमिलरली सप्लाई भी बाहर लिख देते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या करते हैं, मिनिमम रो का एलिमेंट ढूंढना है। तो रो का मिनिमम एलिमेंट है पहला 4 और फिर है 6, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, 2 आ जाएगा आपके पास। तो चलिए फटाफट से पेनल्टी लिखते हैं, इसको बोलते हैं रो पेनल्टी लिख रहे हैं हम लोग। तो रो पेनल्टी है हमारे पास यहाँ पर 2। सिमिलरली यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपके पास है मिनिमम 4, उसके बाद 8, तो उनका डिफरेंस हो जाएगा 4। यहाँ पे मिनिमम है 1, उसके बाद है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये रो पेनल्टीज आ गई है, कॉलम पेनल्टीज। मिनिमम नंबर 1 देन 4 का डिफरेंस कितना हो गया 3। यहाँ पे मिनिमम नंबर है पहले 2, फिर नेक्स्ट मिनिमम नंबर है 9, तो 9 में से 2 गया 7। यहाँ पे मिनिमम नंबर है पहले 4, 4 के बाद 6, तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2। क्लियर। तो ये 6 कैसे निकाला हमने, 2 कैसे निकाला, 6 माइनस 4, दैट इज 8 माइनस 4, एंड दैट इज 2 माइनस 1। यानी दो मिनिमम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है आपने, रो में से भी और कॉलम में से, जो दो छोटे नंबर है। ठीक है, ये पेनल्टीज आ गई। अब आपको क्या करना होता है, जो भी ये पेनल्टीज होती हैं, ये देखिए, ये रो पेनल्टीज है, कॉलम, इसमें से हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है, 7, इसको अलॉट होगा सबसे पहले। कहां पर, किसको अलॉट करेंगे, इन तीनों में से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 2, तो इसको अलॉट करेंगे। तो पहले इनमें से हाईएस्ट पेनल्टी चूज करी और फिर मिनिमम नंबर जहाँ पे कॉस्ट है वहां पर उसको अलॉट करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको अलॉट करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट है 5 की और अवेलेबल है 10, उसको कितना देंगे, ऑब्वियसली जितना अवेलेबल है 5। अब यहाँ पर कितना रह जाएगा 5। ये वाला जो रो है अब आपके पास फिनिश हो गया, अब यहाँ पर देने के लिए कुछ भी नहीं। क्लियर। फिर से इस रो में डैश आ जाइए, रो पेनल्टी निकालिए। 6 और 4 यही दो मिनिमम है, क्योंकि 4 के बाद 6 आ रहा है, तो डिफरेंस 2। 4 मिनिमम है, देन 8, इसका डिफरेंस 4 आ रहा है। अब कॉलम में आ जाएंगे हम लोग।
तो 6 और 4 यहाँ गया 2, ये आ गया 0 क्योंकि 9 और 9 है, और ये आ गया हाईएस्ट पेनल्टी है आपके पास 4। ये देखिए ये रही पेनल्टी, ये 2 4 2 0 2 में 4। तो इस रो को अलॉट होगा अब सबसे पहले। अब इस रो में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है 4, तो इसी को पहले अलॉट होगा। तो चलिए अब इसको अलॉट कर देते हैं हम लोग। कितना अलॉट करेंगे, देखिए इस रो में अवेलेबल 12 है लेकिन 6 ही चाहिए। देखिए जो दोनों में से मिनिमम एलिमेंट होता है वही दे सकते हैं, तो 6 दे दिया। अब ये 6 कट गया, सॉरी, और इस कॉलम में पूरा कट गया, और यहाँ पर अब आपके पास रह गया 6। क्लियर। चलिए अब फिर से निकालते हैं। 9 और 4 ही बचे हैं यहाँ पर, तो इन्हीं का डिफरेंस देना पड़ेगा 5। 9 और 8 का डिफरेंस 1, ये रो एज इट इज। यहाँ पे पूरा कॉलम खत्म हो चुका है। 9 माइनस 9 0, और यहाँ पर बचा 4। हाईएस्ट पेनल्टी 5, दिस वन। तो इस रो को अलॉट हो, इस रो में किसको अलॉट होगा, मिनिमम कॉस्ट किसकी है 4, तो इसको अलॉट करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको अलॉट करते हैं। देखिए इस कॉलम में अवेलेबल है 15, लेकिन यहाँ 14 है रो में। जितने अवेलेबल है उतने ही देंगे ना। यहाँ से 14 चला गया और यहाँ पर 1 बचा। अब ये रो फिनिश हो गई, तो इस रो को पूरा आपने एंड कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, बचे हुए एलिमेंट, अब देखिए यही एलिमेंट बचे हैं। इस कॉलम में 5 बचा है, 5 दे दो। इस कॉलम में 1 बचा है, 1। अब देखिए टोटल यहाँ 14 था, देखिए इस रो का टोटल 14 है। 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 है इसका, और यहाँ पे 5 टोटल है। ऐसे कॉलम में भी 6 अलॉटमेंट। तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिलहाल आ रही है वो क्या आ रही है, देखिए फर्स्ट रो में जाइए 4 इंटू 14, सेकेंड रो में जाइए 4 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 1, राइट, प्लस 2 इंटू 5। तो ये आप कॉस्ट निकालेंगे, तो ये आ रही है आपके पास 56 प्लस 24 प्लस 45 प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू ₹143। ये कॉस्ट आ रही है आपके पास। ये तो हमने पहले भी करा, पार्ट 3 में भी करा है, तो इसमें क्या अलग है। अब आपको ये चेक करना है कि वाकई में जो आपने ये अलॉटमेंट करी है और ये जो कॉस्ट निकाली है ये कितनी ऑप्टिमल है, कितनी परफेक्ट है, कितनी सही है, इसकी ऑप्टिमलिटी चेक करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले आप ये चेक करो कि किस में मैक्सिमम अलॉटमेंट हुई। देखिए R1 में कितनी अलॉट करा है आपने, एक ही करा है ना, सी को एक अलॉटमेंट हुई है। R2 में कितनी अलॉटमेंट हुई है, 3 जनों को। देखो इसको भी हुआ, इसको भी अलॉट हो गया, इसको भी अलॉट हो गया। तो R2 में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हुई है फिलहाल। R3 में कितनी अलॉटमेंट हुई है, एक। ओके, कॉलम 1 में कितनी अलॉटमेंट हुई है, एक ही है। देखिए कॉलम 1 में एक यही अलॉट हुआ हुआ है बस, है ना। तो कॉलम 1 में एक ही अलॉट हुआ हुआ है। कॉलम 2 में दो है, ये भी है और ये भी है, दो अलॉटमेंट है। कॉलम 2 में दो अलॉटमेंट, और कॉलम 3 में भी तीन अलॉटमेंट, सॉरी दो अलॉटमेंट, एक ये वाली है और एक ये वाली। अब हाईएस्ट अलॉटमेंट किसमें है, हाईएस्ट अलॉटमेंट है रो 2। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे कुछ सिंबल इस्तेमाल करेंगे। रो के लिए U और कॉलम के लिए V। तो ये होता है U1, ये होगा U2, ये होगा U3, ये होगा V1, ये होगा V2, ये होगा V3। जिसमें हाईएस्ट अलॉटमेंट है उस एलिमेंट को सबसे पहले 0 लेट करना है। क्लियर। तो क्योंकि R2 में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट था तो U2 0 हो गया, ठीक है। अगर कॉलम 3 में होता तो V3 को 0 लेते। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है ऑप्टिमलिटी के लिए कि इन 6 एलिमेंट में से किसको 0 बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आप चेक करा, रो 1 में एक अलॉटमेंट, रो 2 में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट है, तो जिसमें भी कॉलम या रो में जिसमें भी ज्यादा अलॉटमेंट है उस एलिमेंट को आपने क्या लेट कर लेना है, 0। अब देखिए क्या करना है हमें, हम ये टेबल दोबारा से बना रहे हैं आपके लिए। चलिए आफ्टर डिसाइडिंग कि किस एलिमेंट को आपने 0 लेना है, देखिए यहाँ पर आ जाता है आपका U1, ये है आपका U2, ये है आपका U3, और जो कॉलम है वो आपके V1, V2 और V3। अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमने U2 को 0 लेना, कोई भी 0 लेना होता है उसका रीजन हमने आपको बता दिया किसको 0 लेना है। उसके बाद आपने दो क्लासिफिकेशन करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप 1 करेंगे ऑप्टिमलिटी के लिए, स्टेप 2 है बेसिकली, क्योंकि स्टेप 1 में तो हमने क्या चेक करा, किस एलिमेंट को 0 लेना है ना। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 ऑप्टिमलिटी के लिए क्या हो गया, किस एलिमेंट को आपने जो है 0 लेना है। तो हमने अलॉटमेंट चेक करी, जिसमें सबसे ज्यादा अलॉटमेंट थी उसको हमने 0 ले लिया। तो स्टेप 1 हो गया हमारे पास। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हम लोग ऑक्यूपाइड सेल्स की से वैल्यूज निकालेंगे। तो स्टेप 2 हम फोकस कर देंगे ऑक्यूपाइड सेल पर। ऑक्यूपाइड सेल मतलब जिन पर आपने अलॉटमेंट करी। तो चलिए अब उनको नेम देते हैं। सबसे पहले देखिए ऑक्यूपाइड सेल कौन सा है, ये फर्स्ट रो होती है, ये सेकंड कॉलम, इसको हम बोलते हैं C11, दैट इज C12,
दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या आपके पास C11, ये क्या है C12, ये क्या है C13। दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब ये सेकंड रो आ गई, तो ये हो जाएगा C21, C23, सॉरी C22, और ये हो जाएगा C23। नेक्स्ट ये हो जाएगा C31, C32, C33। क्लियर। अब यहाँ पे ऑक्यूपाइड कौन सा है देखिए, C13 है ना फर्स्ट वाला, तो इसको हम लेंगे C13 और फॉर्मूला लिखेंगे C13 कैसे आएगा U1 प्लस V3। यही चीज लेनी है आपको, रो के लिए U और कॉलम के लिए U1 प्लस V3। और C13 की वैल्यू कितनी थी ये देखिए 4, वो लिख देंगे आप लोग। क्लियर। सिमिलरली और कौन सा अनऑक्यूपाइड सेल है, सॉरी ऑक्यूपाइड सेल, इस रो में तो सारे ही हैं, तो C21 भी आ जाएगा, C23 भी 22 भी आ जाएगा और C23 भी आ जाएगा। और थर्ड रो में ये वाला ऑक्यूपाइड है, तो ये हो गया C32। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, रो के लिए U तो U2, यहाँ पर आ गया U2, ये हो गया U2 और ये हो गया U3। अब कॉलम के लिए V आ जाएगा, दैट इज V1, V2, V3, V2। क्लियर, ये आपका कॉलम है। अब इनकी वैल्यू लिखिए, C21 की वैल्यू कितनी है, सेकंड रो में जाइए, ये रही 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 9, और इसकी वैल्यू कितनी है 8, और C32 की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर। अब आपने ये सारे एलिमेंट कंप्लीट करने हैं। देखिए हमारे पास ये पूरा टेबल कंप्लीट होना चाहिए, हमें V1, V2, V3 सबकी वैल्यूज चाहिए। अभी हमारे पास सिर्फ किसकी वैल्यू है, U2 की वैल्यू है, हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए V1, V2, V3, U1, U2, U3। वो यहीं से निकलेगी। अब कैसे निकलेगी ध्यान से देखिए, सबसे पहले U2 कहाँ पर है वहां चले जाइए, तो U2 किधर है आपके पास, इन सभी एलिमेंट में U2 है, तो यहाँ शुरू करते हैं। देखिए U1 प्लस V1 इज इक्वल टू 4। देखिए U2 की वैल्यू कितनी है 0, V1 इज इक्वल टू 4, तो V1 कितना आ गया हमारे पास 4। क्लियर। तो ये देखिए V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। यहाँ देखिए U2 प्लस V2 इज इक्वल टू 9, तो U2 की वैल्यू तो हमें पता है 0, V2 मिसिंग है इज इक्वल टू 9, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 9। चलिए V2 भी मिल गया हमें 9। अब इधर आ जाइए दोबारा से, U2 हमें पता है 0, V3 हमें नहीं पता, तो V3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, V3 की वैल्यू आ गई 8। चलिए V3 भी आ गया 8, अभी U1 और U3 बचा है। अब यहाँ आ जाइए, देखिए U1 प्लस V3, अब V3 है ना हमारे पास 8, तो ठीक है जी ले लेते हैं। U1 मिसिंग है, V3 8 है इज इक्वल टू 4, तो U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 8 माइनस 4, तो चलिए इसकी वैल्यू भी आ गई आपके पास -4। लास्ट आ जाइए, U3 तो नहीं है हमारे पास, लेकिन V2 ऑलरेडी निकल चुका है, देखिए 9 इज इक्वल टू 2, तो देखिए U3 की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो हमें सबसे पहला काम ये 6 वैल्यूज निकालने का करना है, दैट इज स्टेप 2। तो 6 में से पहली एक 0 निकालना, वो हमने U2 0 निकाला, फिर हमने ये वैल्यूज निकाला। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए, अब हम अनऑक्यूपाइड सेल पे काम करेंगे ऑप्टिमैलिटी के लिए, दैट इज आवर स्टेप 3। नाउ अनऑक्यूपाइड सेल, जो खाली सेल थे, अब उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। तो खाली सेल कौन कौन सी, अब देखिए इसको हम डी से बोलेंगे, तो ये फर्स्ट वाला C11 वाला खाली है ना, इसको लिख देंगे D11, और ये सेकंड वाला खाली था तो D12, थर्ड वाला तो ऑक्यूपाइड में चला गया, सेकंड रो में तो सारी ऑक्यूपाइड थे, थर्ड रो में ये वाला खाली है और ये वाला खाली है, तो इसका नाम क्या होगा C31 है ना, इसको बोल देंगे D31, और ये C33 है, इसको नाम दे देंगे D3। अब क्या फॉर्मूला है ध्यान से देखिएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का। आप सबसे पहले लिखोगे U1 जो कि रो के लिए होता है, फिर V1 माइनस C11, यही वाला, ठीक है, यही इस्तेमाल करना है आपने। देखिए U1 V2 माइनस C12, U1 V2 माइनस C12, U3 प्लस V1 माइनस C31, U3 V3 माइनस C33। अब देखिए आइए वैल्यू U1 की वैल्यू है हमारे पास ये रही -4, प्लस V1 की वैल्यू कितनी है ये देखिए 4 निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, C11 की वैल्यू ये रही 6, टेबल में से देखिए, टेबल में है आपके पास C11 की वैल्यू है 6, तो इसका आंसर निकल कर आ गया हमारे पास -4 से +4 कट गया आपके पास -6 इसका आंसर। चलिए दूसरा निकालते हैं U1, तो U1 की वैल्यू है -4, ये देखिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। V2 की वैल्यू ये रही 9, C12 यहाँ आ जाइए 9, ये रहा, ये देखिए टेबल में,
ये रहा C12, ये कितना आ गया आपके पास -4 आ गया, ये इससे कट गया। चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं U3 की वैल्यू है -7, V1 की वैल्यू है 4, C31 ये रहा C31 ये रहा 1, ये कितना आ गया, ये भी हमारा -4 आ गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट U3 की वैल्यू कितनी है -7, V3 की वैल्यू ये रही 8, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, पर टेबल ज्यादा आसान रहता है। -C33 ये रहा C33 6, ये आ गया आपका -5। अगर आपके ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये जो हमने स्टेप में निकाला है इसे क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी हमने इनको ऑक्यूपाई नहीं करा तो इनकी कॉस्ट नेगेटिव ही है। ठीक है, अगर इनकी सारी कॉस्ट नेगेटिव आ जाए, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब आपका जो इनिशियल टेबल है वो ऑप्टिमल है, और जो आपने टोटल कॉस्ट पहले निकाली है 143 दैट इज करेक्ट वन। इज इट ओके? अगर ये ऑप्टिमल नहीं होता यानी इसमें से कोई नेगेटिव नहीं आता तो मैं दोबारा से अलॉटमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो फिलहाल जो आपने पहले कॉस्ट निकाली थी और जो आपने अलॉटमेंट दे रखा है, जिसको भी दे रखा है, जैसे आपने फर्स्ट को C दे रखा है, सेकंड को A B और C दे रखा है, तो ये जो अलॉटमेंट आपने कर रखी है ये एकदम परफेक्ट है, और जो आपने कॉस्ट निकाली है वो भी एकदम ऑप्टिमल है। ये हमने इससे चेक किया। तो इसके स्टेप 3 है। पहले स्टेप में हम अलॉटमेंट के हिसाब से कौन से एलिमेंट को 0 लेंगे वो चेक करेंगे, फिर ऑक्यूपाइड सेल से U1 U2 U3 V1 V2 V3 इन की वैल्यू कंप्लीट करेंगे, फिर उस वैल्यू को कंप्लीट करने के बाद अनऑक्यूपाइड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। वो सारी कॉस्ट नेगेटिव आनी चाहिए, अगर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। आई होप आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग क्लासेस।